गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। 4.6 करने से पहले ना क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देख लीजिए एक्सरसाइज 4.5 के। सही। 17 क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर उन्होंने इसलिए बोला है ताकि आपको ये पता लग जाएगा वो इन्वर्टिबल है। सही। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। नॉन सिंगुलर कौन सी होगी, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, अब उन्होंने कहा आपको यहाँ पर ए जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, हमें एडजॉइंट ए का जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सही। तो आंसर तो मैंने इसका बता दिया था, बी है। अब इसकी डेरिवेशन देख लो, हो सकता है इसकी डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में। तो उसके लिए हम चलते हैं ए इनवर्स के फार्मूला पर। ए इनवर्स का बच्चों क्या फार्मूला होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ। तो देखिए इसे इधर मल्टीप्लाई कर लो। ज्यादा क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए। ए यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए मैट्रिक्स है। तो यह लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए, वी गेट। ये आगे बात समझ। अच्छा, अब करो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर आप एक ही यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी प्री करोगे, अगर यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी पोस्ट करोगे। सही है। मान लो आपको मैट्रिक्स बी और सी इक्वल दे रखे हैं, अब आप एक ही तो कर दो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो एक ही पोस्ट मल्टीप्लाई, तो जरूरी नहीं है ये इक्वल हो। हाँ, अगर मान लीजिए दोनों जगह आप प्री मल्टीप्लाई करते हो या दोनों जगह पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो, प्री मतलब ए पहले लिखेंगे, पोस्ट मतलब ए बाद में लिखेंगे, तब वो इक्वल होंगे। एक जगह प्री कर रहे हो, एक जगह पोस्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है वो इक्वल होंगे। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ लो, बाद में आराम से नोट कर लेना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, ये तो न्यूमेरिकल नंबर है, इसको पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी बस समझ। अब इससे ये जो डिटरमिनेंट ए है, इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। ये मैट्रिक्स है बच्चों। सही। अच्छा, अब ये डिटरमिनेंट ए से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट को करोगे ना मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट अगर होता है यहाँ पर तो किसी एक रो या कॉलम से करते हैं, अगर मैट्रिक्स है तो हर उससे करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये सही है। अब आप दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लो। अच्छा, अगर आपको दे रखा होता है ए बी का डिटरमिनेंट, यहाँ पर ए और बी क्या है, दोनों मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ लिख देना टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड वी गेट।
क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स ए दे रखी थी वो 3x3 ऑर्डर की दी थी, ये तो ध्यान है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है वो 3x3 ऑर्डर की है। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका क्या आएगा वैसे बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 ये आएगा, एक्सपेंड करके देख लेना। और यहाँ क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको नीचे ले जाओ, तो ये कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चों इसकी डेरिवेशन है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ देखो हमने 3/3 लिया है, तो यहाँ क्या आ रहा है 2। ऐसे अगर आप यहाँ पे 4/4 लोगे तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ पे 5/5 ऑर्डर लोगे तो यहाँ क्या आएगा 4 है। तो ये क्यूब कैसे आया? कौन सा? ए क्यूब ऊपर, ये ए क्यूब कैसे आया? ए क्यूब, अच्छा इसे आप एक्सपेंड कर लो ना। क्लियर है? किसी एक को एक्सपेंड करेंगे ना? हाँ, किसी एक रो से एक्सपेंड कर लो। आगे बात समझ बच्चों? अच्छा, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसका ऑर्डर n/n होता है, तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होगा। क्लियर है? देखो यहाँ 3/3 ऑर्डर लिया था, इसलिए यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे n/n का ऑर्डर लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n आएगा। क्लियर है? अगर ये प्रूफ करने को है ना आपको, तो पहले आप 3/3 का कर देना प्रूफ, फिर लिख देना सिमिलरली इफ वी टेक a हैज अ ऑर्डर ऑफ n/n देन ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद करिए, ज्यादातर में 1 नंबर में आता है ये, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना और डायरेक्ट अप्लाई कर देना। तो 17 का बच्चों कौन सा आंसर होगा, बी पार्ट होगा आंसर। डिटरमिनेंट ए तो यही होगा, इसको तो फाइंड आउट ही करना है ना भाई। जैसे कि पहले लिखा है a into a joint a का whole determinant, तो वो अलग ही होगा expand। नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता ना हमें, सही है। आप इसको इसके कोफैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हो, वो लेंथी हो जाता है, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगा दो।
कि मान लो ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखी है, उनका जो प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल्स के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इससे इजी पड़ेगा। ये आगे समझ बच्चों? अच्छा अब देखो, अगर आपसे कोई ये कहता है हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसको हम k से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। k यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, ये तो मैट्रिक्स है और ये क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, और यहाँ पर ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो दे रखा है 3/3, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ये समझ आता है आपको? मान लो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, सही है? इसका डिटरमिनेंट मान लो x आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, x आ रहा है, मैं मान रहा हूँ, सही है? अब आप क्या करो, इसे k से मल्टीप्लाई कर दो, सही? अब आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, सही है? अब इसमें कॉमन लो, देखो एक के यहाँ से कॉमन आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा ना। जब भी हम डिटरमिनेंट से हम कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आप के कॉमन लो, यहाँ से के, यहाँ से के, तो बाहर क्या जाएगा, के की पावर 3, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सही? अच्छा अब अगर मान लो ये n/n ऑर्डर हो तो यहाँ n आ जाएगा। ये तो आती है बात समझ? ये भी आप नोट कर लेना, ये भी एक नंबर में आता है, सही? अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने कहा है आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, उसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, उसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स आपको दे रखे A, उसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2। अब आपको जो है यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको, सही? समझ लो पहले, बाद में नोट करना, क्लियर है? हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। A कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर 2/2 है, तो हमें A इनवर्स का डिटरमिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसकी भी डेरिवेशन देख लो, A इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पर ये तो मैट्रिक्स है और ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आती है बात समझना? अच्छा अब मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ, दोनों तरफ का डिटरमिनेंट लेता हूँ, सही? तो यहाँ पे ये जो 1 डिटरमिनेंट A है, ये क्या है, ये K है, K मतलब न्यूमेरिकल नंबर, और K A के होल का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, K की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी ना, क्योंकि 2/2 ऑर्डर है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ये बताओ लाइन किसको समझ जाएगी? ये यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर है, तो ये k इंटू ए मान लो, तो k a का होल का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे a जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 2, k a का होल का डिटरमिनेंट क्या होता है, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ क्या समझ? अच्छा इसका बताइए ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, बताओ?
एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये भी डिराइव करा था ना इससे पहले, सही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था। तो इसका यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ, 2 माइनस 1, यही तो होगा। तो ऊपर तो आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए, नीचे आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, तो कैंसिल आउट होके क्या आएगा, क्लियर है। तो ये आ गया आंसर। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। आगे ना समझ। अच्छा ये आंसर ना हमेशा आएगा, मान लो 3/3 ऑर्डर है तब भी यही आंसर आएगा, 4/4 ऑर्डर है तब भी यही आंसर आएगा। 3/3 ऑर्डर में यहाँ पे 3 आ जाएगा या 3 माइनस 1 आ जाएगा, 4/4 ऑर्डर में यहाँ 4 आ जाएगा या 4 माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो अच्छा अब इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, बी है। अच्छा ये ना मान लीजिए क्वेश्चन 1 नंबर में आए, सही है, आप इसको कुछ मत लिख कर आओ, सिर्फ बी लिखाओगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे अगर 1 नंबर में आता है तो, सही है। अच्छा आप सब कुछ लिखा है, बी नहीं लिखा है तब भी 0 मिलेगी। तो ऑप्शन वाले में ऑप्शन लिखना जरूरी होता है, सॉल्यूशन मत दिखाओ, सही। सॉल्यूशन तो उन्होंने कहा ही नहीं आप दिखाओ। तो यहाँ पे 2/2 की जगह कोई भी होता है ना, 3/3 ऑर्डर होता तब भी यही आंसर आता है। तो बच्चों ये लिख लेना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये इकट्ठे कर दे रहे ना। अच्छा एक और लिखना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, सही। ये बुक में एनसीईआरटी बुक में जो लिखते रहना, एंड वाले पेज पे लिख लेना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है, सही। और इसकी डेरिवेशन आती है नॉर्मल, कर इसकी भी लेना। जो आखिरी पेज है ना आपका उस पर लिख लेना इसको। अब देखो इसके बाद है एक्सरसाइज 4.6। देखिए एक्सरसाइज 4.6 में इन्होंने क्या कहा है, इसे बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल 28, इसमें इन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दे रखी है और उन्हें हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। वैसे इसका नॉर्मल तरीका क्या है, अगर ये 10th में क्वेश्चन आता है तो हम इन दोनों को लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से z को यहाँ से हटा देते हैं, फिर इन दोनों को लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से z को हटा देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड से और सेकंड एंड थर्ड से 2 इक्वेशन बन जाती है, एक बनती फर्स्ट एंड सेकंड से, एक बनती सेकंड एंड थर्ड से, सही। एक्स वाई की टर्म्स में, उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर एक्स वाई निकाल लेते और यहाँ पुट करके जेड निकाल लेते, सही। तो उसे तो छोड़ो, उसको तो हमने करना ही नहीं है, हमें इसे करना है मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड कहता है कि आप इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दो। 3 पार्ट्स में मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो मैट्रिक्स ए मानेंगे, ये हमें अपनी तरफ से लेट करना होता है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में कोफिशिएंट होंगे किसके, एक्स वाई जेड के,
तो देखो कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई जेड के, यही है ना, सही है। अच्छा दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं एक्स, उसमें सारे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ये हमेशा हम क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। और एक हम लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में हम ये लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है, सही। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको 3 मैट्रिसेस में तोड़ देना है। मैट्रिक्स ए में कोफिशिएंट लिखेंगे किसके, एक्स वाई जेड के। मैट्रिक्स एक्स में सारे के सारे वेरिएबल लिख देंगे जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैट्रिक्स बी में जो ये कांस्टेंट टर्म होती है वो लिख देते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखो इनमें रिलेशन क्या है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी आएगा हमेशा। देख लो बेशक 3x - 2y + 3z किसके बराबर आ रहा है, 8 के। फिर 2x + 1y - z, 2x + y - z किसके बराबर आ रहा है, 1 के। सही। तो क्या आ गया, देयरफॉर ax इसके बराबर आ गया b के। समझ लो आराम से, एक ही क्वेश्चन समझना, सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा अब हमें क्या करना है, a इनवर्स से ना प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो ये कितना आ गया, a इनवर्स a × x = a इनवर्स × b। ये कितना आ गया, I × x = a इनवर्स b। तो x किसके बराबर आ जाएगा, a इनवर्स b। अब आप a इनवर्स निकालो, उसको b से मल्टीप्लाई करो, अपने आप ही आपके पास मैट्रिक्स x आ जाएगी। सही। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है, उसको यहाँ पुट कर देना है और b हमें दिया हुआ है, उनकी मल्टीप्लाई करोगे। सही। तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या करते हैं, किससे कंपेयर कर लेते हैं, x से कंपेयर कर लेते हैं। वो भी करने में समझ आएगा आपको। यहाँ तक तो आगे समझ बच्चों, पहले ये नोट कर लो आप लोग। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप उससे करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। जैसे 1 होता है ना न्यूमेरिकल में, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप a से मल्टीप्लाई करोगे a आ जाएगा आंसर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b आंसर आएगा। यहाँ पर a और b क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। अच्छा अब देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, चेक करेंगे कि a का इन्वर्स निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो क्या आएगा बच्चों, 3 - 2 3 2 1
-1, 4 - 3 2। सही। तो देखिए एक्सपेंडिंग अलाउ R1, तो 3 को किससे करेंगे, इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई। सही। -2 का +2 हो जाएगा ना, यस सर। क्या आएगा 2 - 1 4 2। फिर 3 को उसके को फैक्टर से करेंगे 2 1 4 - 3। तो कितना आ गया 2 - 3 4 + 4 -6 - 4। तो -17। क्लियर है। अच्छा आप देखिए सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। सही। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स निकालते हैं ना। कोफैक्टर्स के लिए हम A11 निकालेंगे, वो कितना आ रहा है -1, यहीं से देख लो। A12 किसके बराबर आ रहा है 8 और -8 के। A13 -10 के। सही। अब हम निकालते हैं A21। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका कॉलम और रो रख लेंगे, कितना आएगा -4 + 9 कितना होता है बताओ 5। तो -5 आएगा ना। A22 रो कॉलम रख लेंगे, कितना आएगा 6 - 12 -6। A23 रो कॉलम रख लीजिए, कितना आएगा -9 और प्लस का 8 -1, तो साइन चेंज कर देंगे 1 आएगा। क्लियर है। अब A31 रो कॉलम रख लीजिए, कितना आएगा 2 2 - 3 -3 -1 आ गया। A32 रो कॉलम रख लीजिए, कितना आएगा -3 और -6 -9 है ना, तो +9 हो जाएगा। A33 कितना आएगा 3 + 4 7। तो अब देखिए वी हैव A इनवर्स किसके बराबर है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सही। अच्छा एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे। जाएगा समझ बच्चों। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था, वी हैव, देखो कैपिटल एक्स इसके बराबर था A इनवर्स इंटू बी के बराबर था ना। तो अब देखिए कैपिटल एक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब देखो A इनवर्स वो कितना है -1/17
और ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ। और बी क्या दे रखी है आपको? 8, 1 और 4। क्लियर है? कितना आएगा बच्चों? -8, -5, -4। बताओ, -17 हो गया नहीं? सही है? ऐसे तो करेंगे। फर्स्ट रो को क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो -8, -5, -4। अब नेक्स्ट -64, -6 + 36 कितना आ गया? -34। -80 + 1 + 28 तो कितना आ गया? -51। क्लियर है? अब करो डिवाइड। कितना आएगा? 1, 2, 3। अब कंपेयर कर लोगे बच्चों? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, x आ गया 1, y आ गया 2, z आ गया 3। ये लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ज़्यादा क्लियर है बच्चों? तो इसी क्वेश्चन की ना आपको प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली 2 सेट में तो आता ही है 6 नंबर का। तीनों सेट में ना भी है तो 2 सेट में तो आएगा ही। देखो ये पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही है। तो पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है इसी तरीके से। अच्छा, अब इसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनका मतलब क्या होता है? उसके लिए ना आप थ्योरी समझ लो। सही, मैट्रिक्स मेथड की। देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी, है ना। फिर हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मान लीजिए इफ, ये केस 1 हो गया, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। सही, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। केस 2, मान लीजिए अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया, तो इस केस में ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में हम 2 चीजें करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अब ये 0 के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आ भी सकता है और 0 के बराबर नहीं भी आ सकता।
पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और वो पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी की है 4.6 की। सही। इसके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एक्स्ट्रा में। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर आ गया तो ए इनवर्स तो निकलेगा नहीं। इस केस में हम निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। तो इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, 0 आ भी सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब सॉल्यूशन इसका निकलेगा ही नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have inconsistent solution। inconsistent solution का मतलब नो सॉल्यूशन। सही है, पहले समझना बाद में नोट करना है। और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। 10th में याद है 3 सॉल्यूशन होते थे, यूनिक होता था, नो होता था, है ना। एक तीसरा भी होता था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ होता है, यहाँ लिखेंगे। इस केस में क्या होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब ये भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे आंसर आते हैं इसके। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू यूनिक होगी, मतलब एक ही आंसर आएगा। एक्स की कोई एक वैल्यू निकलेगी, वाई की कोई एक वैल्यू निकलेगी, जेड की कोई एक वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज निकलती हैं, जितनी मर्जी निकाल लो मतलब। सही। और इसको हम करते हैं के मेथड से, सॉल्व बाय के मेथड। पहले एक जमाने में ना एनसीईआरटी में थे इसके क्वेश्चन, फिर काट दिए उन्होंने, और जब से आ भी नहीं रहे हैं। सही है, इसी के ही आते हैं क्वेश्चन, बल्कि इसको मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, इसी में 2-3 नए क्वेश्चन बना दिए हैं। आगे ना, तो ये पूरी थ्योरी है बच्चों मैट्रिक्स मेथड की। पहले क्रैमर्स रूल भी होता था, वो हटा दिए इन्होंने। सही है। मैट्रिक्स मेथड कहता है सबसे पहले आप क्या करो, 3 मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एक्स। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इस केस में हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अगर वो 0 आया तो उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकती, उसे सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, वो नो सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, के मेथड से। अब ये के मेथड क्या होता है, ये मैं आपको असाइनमेंट में करवाऊंगा। सही है। इसके क्वेश्चन ना पहले आते थे, पहले एनसीईआरटी का ही पार्ट था, फिर बीच में उन्होंने हटा दिए और उसके बाद से आ भी नहीं रहे हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, इसके ना 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं गलती से आ जाए तो फंस जाओगे आप लोग। क्लियर है। तो ये नोट कर लो बच्चों, ये इसकी पूरी थ्योरी है।
अब देखो एग्जांपल 29 कर रहा हूँ मैं आपको। देखो इसमें मैंने कहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, तो हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट थ्री नंबर्स आर x, y एंड z। आपको तीन नंबर दे रखे हैं x, y, z। इनका सम कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरा इन्होंने कहा है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड टर्म बाय 3, अगर हम थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, और इसमें सेकंड नंबर ऐड कर दें, तो हमें क्या नंबर मिलता है? 11 मिलता है। आगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अब अगर मान लीजिए हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो हमें डबल मिल जाता है सेकंड नंबर का। सही? तो इससे क्या बन गई इक्वेशन? x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? तीनों नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कर लोगे बच्चों इसको? तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीन मैट्रिक्स बनाएंगे, लेट करके लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे x नहीं है ना, तो 0 लिखेंगे कोएफिशिएंट। क्लियर है? तो इससे क्या मिलेगा रिलेशन में? ax इसके बराबर मिल जाएगा b के, तो x किसके बराबर आ गया? a इनवर्स b के। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सही है? अब a इनवर्स क्या आ रहा है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। a इनवर्स आ रहा है 1/9 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1, और b क्या है बच्चों? 6 11 0। ये तो पता ही है आपको। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, सही? उससे a इनवर्स निकल जाता है। तब देखिए ये स्मॉल है, स्मॉल बाई स्मॉल z आता है। इसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 9 18 27। तो कितना आएगा? 1 2 3। अब कंपेयर कर लो, तो x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। सही है? नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।